बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हार्ड टॉक पाकिस्तान और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में पिछले कई माह से जो चहमगोइयाँ चल रही थीं, नई तब्दीली के हवाले से जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी, बहस व मुबाहिसे हो रहे थे और हालात की तब्दीली के इशारे दिए जा रहे थे, आज वो तब्दीली वकूफ़ पजीर हो चुकी है। आज जनरल आसिम मुनीर साहब ने 17वें आर्मी चीफ की हैसियत से कमान को संभाल लिया है। क्या पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी? ये जो बहस मुबाहिसा होता था, क्या यही मामला था जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत डावाडोल हो रही थी? क्या यही मामला था जिसकी वजह से हमें सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम देखने को मिला? क्या यही वजह है कि जिसकी वजह से बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रहे हैं? क्या यही वजह है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का तनासुब बढ़ता जा रहा है और खतरनाक हद तक पहुंच चुका है? क्या पाकिस्तान के हालात अब बेहतर हो जाएंगे? क्या तमाम सियासतदान अब मिल बैठ के मसाइल का हल निकाल लेंगे, मुज़ाकरात की मेज पे बैठ जाएंगे? जो ए पॉलिटिकल होने की बात कर रहे हैं, अगर वो ए पॉलिटिकल ही रहे तो ये भी अगर इधर से तमाम सियासी फरीकैन मेज पे बैठने को तैयार ना हुए, फिर पाकिस्तान के मसाइल का हल किसके पास होगा? इसी पे मजमूई तौर पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी PMLN के रहनुमा डॉक्टर एहसान अफजल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरूख सलीम साहब, आपका भी मशकूर हूँ। राना एहसान साहब, इस वक्त 88% जो पाकिस्तान के सरमायाकार हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो गलत समत पे गामजन है। अगर अभी से वो गलत समत देखते हैं और पाकिस्तान मजीद बदहाली का शिकार होता जाएगा तो फिर हुकूमत के पास इसके प्लान क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त पूरी दुनिया में रिसेशन की बातें हो रही हैं। अमेरिका ने 4 या 5 दफ़ा अपनी सूद की शरह बढ़ाई है। ग्रोथ रेट के टारगेट अगर किसी का 8% था तो वो 2% पे आ गया है। और पूरी दुनिया जो है एक एनर्जी की क्राइसिस से, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट 2-3 गुना बढ़ चुकी हैं, उससे जो है वो मुकाबला कर रहे हैं, इन्फ्लेशन से मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी यही चैलेंजेस हैं और हमारे ऊपर एक एडिशनल चैलेंज जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, या फिर जो है आपका लिक्विडिटी, डॉलर की लिक्विडिटी क्रंच का है, जो कि सबसे बड़ा मसला है। और ये मसला हमने पैदा नहीं किया, ये हमें 10 अरब डॉलर के रिजर्व्स मिले थे जब हमने हुकूमत ली, और IMF जिससे आपको डॉलर्स मिलते हैं वो आपसे जो है वो नाराज था या खफा था, या वो जो मुआहदा PTI ने किया था वो एक ब्रोकन सूरत हाल में था, तो उसको हमने बहाल किया, उस मुआहदे को हमने बहाल किया और फिर बड़े मुश्किल इकदाम लिए, जहां बिजली महंगी करनी पड़ी और चीज़ें, हमें यूटिलिटीज़ को महंगा करना पड़ा, जो आवाम के ऊपर बड़ा बोझ पड़ा उसका। लेकिन वो ये सारे स्टेप्स जो थे ये लेना नागुज़ीर थे, ना लेते तो मुल्क दिवालिया हो जाता, तो हमने वो सारे स्टेप्स लिए। अब पॉजिटिव क्या चीज़ है? देखें, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है इस मुल्क को। हमने इसको मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट किया। कैसे किया? जो 18 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट PTI की हुकूमत में था पिछले साल, जिसके अंदर 82 बिलियन की उनकी इंपोर्ट्स थी और 32 बिलियन की जो है वो तकरीबन लगभग जो है वो एक्सपोर्ट्स थी। ये 49-50 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट था। तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट पे आ जाते हैं, वो 18 अरब बिलियन डॉलर छोड़ के गए, उसको हमने आधा कर लिया, 50% रिड्यूस कर लिया है। इसके लिए हमें इंपोर्ट कंप्रेशन भी करनी पड़ी, इसके लिए हमें बहुत सारे इकदामात लेने पड़े जो इंडस्ट्री के लिए भी मुश्किल थे, जो अवाम के लिए भी मुश्किल थे, लेकिन हमने यही हम कर सकते थे कि हम डॉलर्स बचाते, वो हमने किए। और मैं समझता हूं कि जो अभी जो 9th रिव्यू है IMF का, वो भी इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। उसमें कोई थोड़ा बहुत डिले हुआ, कोई डेटा शेयरिंग थी, कोई फ्लड्स के ऊपर रिहेबिलिटेशन का इशू था, वो डेटा शेयर हो चुका है, वो बातचीत है। हमें उम्मीद है कि वो रिव्यू जो है वो IMF की टीम आएगी और वो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। तो जो लिक्विडिटी क्राइसिस है डॉलर्स का, वो अनकरीब आने वाले दिनों में, हमारा प्लान पूरे साल का बना हुआ है, जो कि 36 अरब डॉलर की हमने जो है वो डॉलर्स रेज करने। तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि उस प्लान के मुताबिक कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे, हफ्ता 10 दिन 15 दिन आगे पीछे जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम इसको जो है इस मरहले से जरूर गुजर जाएंगे। मुश्किल हालात हैं, यानी आप ये कहते हैं कि मुश्किल हालात हैं, लेकिन इस वक्त जो मैनेजमेंट चल रही है, जो मैकेनिज्म चल रहा है, वो बेहतरी की समत में ही गामजन करेगा। फरूख सलीम साहब, मैं आपके आर्टिकल का हवाला दे रहा था जिसके अंदर आपने बहुत से खदशात का इजहार किया है हमारी इकॉनमी को लेके, कि अभी वाजबात कितने देने वाले हैं, गर्दशी कर्जे की बात हुई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हुई, अभी कितना पैसा पाकिस्तान को चाहिए अगले 12 महीनों के लिए।
सरमायाकार जो पाकिस्तान का है, क्या वो ये समझता है, जिस तरह बकौल राना एहसान अफजल साहब कि हम कुछ इकदाम ऐसे कर रहे हैं जो एक साल में बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे, क्या पाकिस्तान में ऐसे बेहतर इकदाम होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इकदाम बड़े मुश्किल थे। जब हुकूमत संभाली है, पीडीएम की हुकूमत आई है, तो बहुत बड़ा तजारती खसारा था। जैसे अभी मेंशन किया गया कि तजारती खसारा आउट ऑफ कंट्रोल था। क्या मईशत सही सिमत पे जा रही है? असल सवाल मैं समझता हूँ कि स्टेज पे ये बनता है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था और उस पे पीडीएम की हुकूमत ने इकदाम उठाए हैं। तकलीफ दे इकदाम थे। अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसका भी बहुत नुकसान हुआ है। इस वक्त मुल्क, मुझे लग रहा है, या हमारी मईशत मैं समझ रहा हूँ कि करेंसी क्राइसिस की तरफ जा रही है। अब उसका मतलब ये होता है कि वो ममालिक जो इम्पोर्ट डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि दरामदाद के ऊपर बहुत उनका इन्हिसार होता है, जैसे पाकिस्तान है। हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, कपास इंपोर्ट करेंगे, अद्वियात, पेट्रोल, डीजल, मशीनरी, कोयला, एलएनजी, इन सब चीज़ों की इंपोर्ट के बगैर हमारी मईशत चलती नहीं। और इन सब चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए डॉलर। और इस वक्त हो ये रहा है कि जो डॉलर्स का इखराज है वो मैं समझता हूँ लगभग कोई 100 अरब डॉलर का सालाना डॉलर्स का इखराज है। और जो आमद हो रही है एक्सपोर्ट की शक्ल में या रेमिटेंसेस की शक्ल में, वो कोई 60-62 बिलियन डॉलर से ज्यादा की नहीं है। तो वो जो गैप रह जाता है, जो फासला रह जाता है डॉलर के इखराज में और डॉलर की आमदन में, वो बहुत बड़ा है। आप समझिए 35 से 40 अरब डॉलर का वो गैप जो है वो सामने आ रहा है। उसको पुर किस तरह करना है? अगर पुर नहीं हो रहा तो फिर हम करेंसी क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। और इस वक्त सारे जो इशारे नजर आ रहे हैं माशी एतबार से, वो यही कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान करेंसी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। और उसके नतीजे में फिर क्या होता है कि डिवैल्यूएशन होती है। हमने ऑलरेडी देखा कि रुपया कितनी तेजी से डॉलर के सामने गिरा है। फरूख सलीम साहब, इससे पहले कि मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब की तरफ बढ़ूं, ये जो आप तमाम अशारिये बता रहे हैं, सरमायाकार क्या समझता है कि पाकिस्तान की माशी पॉलिसीज़ की वजह से ऐसी सूरत हाल है या पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से ऐसी सूरत हाल? जी देखिए, सियासत और मईशत जो है इसका, वो कहते हैं कि बड़ा गहरा एक चोली दामन का ताब। इसमें कोई शक की बात नहीं कि जिन ममालिक में सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, उनकी मईशत में इस्तेहकाम आना जो है वो बड़ा मुश्किल है। तो आप सोचिए कि दो धारी तलवार चल रही है पाकिस्तान के ऊपर। एक तो सियासी अदम इस्तेहकाम है और एक जो हमारी माशी पॉलिसीज हैं उनके अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही डॉलर और डॉलर का इनफ्लो और आउटफ्लो का जो गैप है। और उसके नतीजे में हमने देखा बहुत सारे मुल्क जो हैं, एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। श्रीलंका का जो मेजर प्रॉब्लम था वो करेंसी क्राइसिस की वजह से ही शुरू हुआ था, जिसमें डॉलर का इखराज ज्यादा है, आमद जो है वो कम है। और फिर उसके नीचे में आप एक विशियस साइकिल, जिसको हम कहते हैं, वो आप क्या कहें उसको, शैतानी सर्कल एक शुरू हो जाता है, जिसमें आपको करेंसी डिवैल्यू करनी पड़ती है, जिसके नतीजे में महंगाई होती है। अगर आपके पास डॉलर्स नहीं है तो फिर किल्लत होने लगती है, अद्वियात की किल्लत होने लगती है, पेट्रोल डीजल की किल्लत होने लगती है। और जो बैरूनी दुनिया है वो उसका जो एतमाद है आपकी मईशत के ऊपर, वो उठना शुरू हो जाता है। फिर उठना शुरू हो जाता है। आप फिर लाख उन्हें यकीन दहानियाँ करवाएं, उन्हें माजी की हुकूमतों के हवाले दें और फिर उन्हें अपनी हुकूमत से तकाबुली जायज़ा भी बयान करें, तब भी वो माइल नहीं होते। उसके लिए एक एटमोसफेयर ऐसा बनाना पड़ता है। चीमा साहब, जिस तरह फ़रूख सलीम साहब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर माशी जो बहरान है, इसका लिंक सियासी बहरान से तो जुड़ता है। बहुत सी जमातें जो विफाक में मौजूद हैं वो इस माशी बहरान की ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार देती हैं। वो ये कहती हैं कि एक तो आपकी गलत पॉलिसीज़ थी जो माजी में की गई, और दूसरा ये कि आपने मईशत का जो पहिया है उसको रोकने की कोशिश अपने इन एहतजाज, धरनों और असम्बली से बाइकआउट के ज़रिए थी। अब आप क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत का ये जवाब किस हद तक ठीक है? और दूसरा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आएगी तो उसके पास जादू की छड़ी क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फरूख सलीम साहब की बात मैं सुन रहा था, वो तो ओवर सिंप्लीफाई करें केस को। केस ओवर सिंप्लीफाइड नहीं है। वो उन्होंने कहा कि करेंसी का क्राइसिस है। करेंसी का क्राइसिस नहीं है, और बेसिक है कि करेंसी का क्राइसिस क्यों है।
करेंसी का क्राइसिस ये है कि पिछले साल आपकी 24% एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, वो नहीं बढ़ी, कम हो रही है। फिर आपकी रेमिटेंस जो है वो तकरीबन 12-13% रेमिटेंस बढ़ रही थी, वो नहीं बढ़ रही। फिर आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी $2.5-3 अरब होती थी, वो नहीं हो रही। सो जब आपके पास फिर अगर लोकल देखें तो लोकल आपके पास आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है जो 22-23% बढ़ी थी, वो रिवर्स हो गई। हाउसिंग सेक्टर आपका बैठ गया। फिर आपकी ज़राअत जो है उस 4.4% बढ़ रही थी, इस साल नेगेटिव जा रही है। 6% आपकी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ थी, वो नेगेटिव हो गई। सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर। सो बेसिक जो बात है कि आपके पास आपकी जो इकोनॉमी है वो काम नहीं कर रही। जब इकोनॉमी आपकी काम नहीं कर रही तो फिर आप ये इशू है आपका। ये सिर्फ सिंपल यू कैन से कि ये करेंसी क्राइसिस नहीं है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस है। और फिर एक बड़ी अजीब सी बात जो हुई है रिसेंट कि दुनिया में इस वक्त फूड इन्फ्लेशन है 10.2%। पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन है 36.2% अक्टूबर की 36% जो फूड इन्फ्लेशन है। और अगले साल जो फोर्स किया जा रहा है वो दुनिया की फूड इन्फ्लेशन होगी 3 से 4% और पाकिस्तान के अराउंड 25% है। जब आपके पास 40% आपके पैसे इस मुल्क में लोगों के खर्च होते हैं फूड पे, खुराक पे खर्च होते हैं 40, और ये महंगाई को कंट्रीब्यूट करती है 50%। जिस चीज ने 50% महंगाई को कंट्रीब्यूट करना है वो अगर 36% महंगाई है वहां पे, तो ये करेंसी अगर फर्दर डिप्रिशिएट ना भी हो तो फिर मैं ये बात कर रहा हूं कि 24-25% होगी, तो फिर आपके पास बाकी आपकी जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवाइवल या इकोनॉमिक रिवाइवल का चांस खत्म हो जाता है कि आपके पास डिस्क्रिशनरी इनकम खत्म हो जाती है कि जब आपने खुराक तो खानी है, फिर आप कपड़ा कैसे खरीदें, मोटरसाइकिल कैसे खरीदें, आप बिजली का बिल कैसे दें, आप फोन खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, कार खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, कहीं आपने जूता खरीदना कि नहीं खरीदना। सो सारी इंडस्ट्री आपकी बैठ जाती है। सो ये हुआ है कि इनके आने से महंगाई इतनी बड़ी है, जो 11-12% मूव कर रही थी वो 46% पे चली गई, आज भी 30% है। तो 30% की जो महंगाई, और खासकर फूड की जो महंगाई है वो 36% चली गई। हमारे दौर में जो नहीं थी महंगाई एनर्जी की वो आप कह रहेगा ऑलमोस्ट 80% चली गई। सो ये जो महंगाई है इसने ओवरऑल क्रिपल डाउन कर दिया इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है। इस वक्त तकरीबन यू कैन से कि कारें, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलें 8% है, बाकी तमाम चीजें अराउंड 40% कम सेल है। सीमेंट की 22-23% कम सेल है, तेल की 22-23% कम सेल है। सो जब ये चीजें हुई हैं तो उसका आपको 22 लाख तकरीबन लोग बेरोजगार हो गए और तकरीबन 20 to 22 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। ये है इस मुल्क का इशू। अब अगली बात आ गई कि क्या इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यकीनन आप कह लें कि जैसे कहते हैं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, लेकिन हमारे दौर में जो आखिरी 2022 देखें और 2021 देखें, 2021 में कितने लॉन्ग मार्च आए थे। हमारे पास मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च आया, या फजलुर रहमान साहब का लॉन्ग मार्च आया, और छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बिलावल साहब का भी लॉन्ग मार्च आया, और डी चौक में जाके उन्होंने खड़े हुए, डी चौक में जाके बैठे। सो हमने तो कभी नहीं रोका, हम तो इसके बावजूद 6% ग्रोथ की हमने, आप कह रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ LSM जो है 24% की। तो आज ये किस बेस पे कह रहे हैं कि हमने तो किस बेस पे कह रहे हैं कि हमारी वजह से हमने तो एक लॉन्ग मार्च किया, इन्होंने 3 किए तो हमने 6% ग्रोथ दी। उससे एक साल पहले भी 2-3 किए, फिर हमने 5-7% ग्रोथ दी। सो ये थी हमारी परफॉर्मेंस और ये है इनकी परफॉर्मेंस। ये निकम्मे लोग हैं, करप्ट लोग हैं, और इन्होंने सिंपल ये समझते हैं कि जो वर्किंग है या जो गवर्नेंस है उसका नाम है कि आप कह लें किसी कुछ तबकात को पैसे दे दो, कुछ तबकात को बायन कर लो, कुछ तबकात के थ्रू आप हुकूमत करो। वो जुडिशरी हो, वो आप कह लें कि वो किसी जगह सेटलमेंट हो जाए, किसी न्यूट्रल के साथ हो जाए, वो कहीं का मीडिया के कुछ लोगों को बाय कर लें। तो इस तरह नहीं होती, परफॉर्मेंस करनी पड़ती है आपको। अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं करनी, आपको सिर्फ डॉलर कर रहे हैं, भाई आप इंडस्ट्री की बात क्यों नहीं करते, आप ज़राअत की बात क्यों नहीं करते, आप यहां पे होने वाली हर चीज की कम कंजम्पशन की बात क्यों नहीं कर रहे। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपके जो मुआहदे बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर हुए हैं, उन मुआहिदों में आपने शराइत कौन सी मानी है, उन्हीं शराइत को मद्देनजर रखते हुए आप कौन से इक़दाम कर सकते हैं और कहां पे आपके ऊपर कदगन है। ये एक बुनियादी सवाल है। एक ब्रेक लेनी है ना, के बाद वापस आएंगे, इसी पे बात करेंगे और बात ये की जाएगी कि अब बेहतरी के इम्कानात कौन रोशन करेगा। अगर पॉलिटिकल टर्मोइल खत्म हो जाता है, उसका कोई इशारा दिखाई देता है, तो क्या हम तेजी के साथ मईशत को बहाल कर सकते हैं या फिर उसके लिए एक बहुत बड़ा वक्त दरकार होगा। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह हम मुआशी सूरत हाल की बात कर रहे थे, अभी उस पर मजीद बात करेंगे। सियासी सूरत हाल पर भी बात की जाएगी, लेकिन अभी मुआशी जो मसाइल हमारे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उनकी जड़ को खोजना ज़रूरी है और उसके हल के लिए तमाम तर इकदाम को बुरुए कार लाना ज़रूरी है, लेकिन किसकी जानिब से होंगे, इसी के ऊपर बात की जा रही है। राना एहसान अफजल साहब, आपकी तरफ आऊँगा। हमारे वज़ीर आज़म साहब तुर्की में ये बात कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि बीजिंग से जिस तरह की शिकायत मौसूल हुई थी, उसी तरह की शिकायत इस्तांबुल से भी मौसूल हुई। हक़ाइक़ जानने पे ये पता चला कि वो अगस्त से लेके अगले 2 महीने जो हैं तुर्की के सरमायाकारों के पाकिस्तान में पैसे फंसे हुए हैं। तो हुजूर, वो तो आपकी हुकूमत में पैसे फंसे, अगर अब भी उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही मलबा डाला गया, तो फिर मुआशी तौर के ऊपर सरमायाकारों को आप वो गारंटी क्या देंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना दे सकी? देखें, यही लिक्विडिटी जो एक क्राइसिस चल रहा है, जिसको डॉलर की शॉर्टेज आप कह सकते हैं, जिसके ऊपर अभी जो है वो फरूख साहब ने भी बात की, मैं उसी को एलैबोरेट करना चाहूँगा साथ जो जमशेद साहब ने बातें की। देखें, जमशेद साहब ने एक्सपोर्ट की बात की, उन्होंने LSM के गिरने की, जो रेमिटेंसेस की बात की। जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो उनमें ये चीज़ें शामिल होती हैं। जो ट्रेड डेफिसिट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उनका खसारा या सरप्लस, और फिर रेमिटेंसेस जो आपको आती हैं, वो उसमें शामिल होती हैं। वहाँ हमने जो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की है, उसमें हमने आधे पे ले आए हैं तकरीबन। जो डेफिसिट इनके दौरे हुकूमत में जुलाई से लेके नवंबर तक था, वो हम हाफ उसको ले आए हैं। इसका मतलब है कि हमने जो डॉलर की शॉर्टेज है उसको हमने मैनेज करने की कोशिश की और 50% बेहतर, यानी कि 50% रिक्वायरमेंट कम कर दी करंट अकाउंट डेफिसिट में। जो इससे ज्यादा अगर हम करते तो शायद वो बहुत सख्त इक़दाम हो जाते, शायद और ज्यादा जो है वो इंडस्ट्री के लिए। और फिर इन्होंने इंडस्ट्री की बात की। देखें, मैंने आपको पहले ही बताया कि आज दुनिया की जो हुकूमतें हैं वो ग्रोथ को नहीं देख रही। एक होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन, उसने दुनिया की ग्रोथ रेट को मेरे ख्याल से 4.5% पर प्रिडिक्ट किया था इस साल, उसने उसको डाउनग्रेड करके 2% पे कर दिया है। उसकी क्या वजह है कि जिस ग्रोथ रेट की ये बार बार बात कर रहे हैं 6%, वो इन्होंने कैसे हासिल की? इस मुल्क को खोखला करके हासिल की। कैसे खोखला किया? देखें, 1400 अरब का खसारा ये गैस सेक्टर में छोड़ के गए, जहां पाकिस्तान की तारीख में खसारा नहीं होता था। 1100 अरब का खसारा जो पावर सर्कुलर डेट था पावर सेक्टर में, जो 72 साल में बना, वो इसको 2500 अरब पे ले गए। जो फिस्कल डेफिसिट था इनका सिर्फ आखिरी साल में, वो 5500 अरब का ये छोड़ के गए। बजट इन्होंने 3800 अरब किया था। तो ये जो तबाहियां जो ये मचा के गए, ये ग्रोथ लेने के लिए 6%, उसने खोखला कर दिया। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, इनकी टर्फ की स्कीम आई थी। वो टर्फ की स्कीम में इन्होंने 600 अरब इंडस्ट्री को कहा कि आपको हम मुफ्त लोन देते हैं, आप मशीनरी मंगवाएं। वो मशीनरी अब आ चुकी है पाकिस्तान में, एक यूनिट नहीं चला क्योंकि दुनिया में रिसेशन है, दुनिया में डिमांड नहीं है। तो ये सारी जो इन्होंने, इनके पास 20 अरब डॉलर स्टेट बैंक में पड़े थे अगस्त 2021 में। अच्छी सूरत हाल थी पाकिस्तान की। राना एहसान साहब, आपकी सारी बातों को मैं तस्लीम करता हूं। कहने का मकसद क्या है? मैं सारी बातें तस्लीम करता हूं। कहने का मकसद अगर क्या है? अभी वफाकी हुकूमत, आज लिक्विडिटी क्राइसिस है। मेरा सवाल ले लें, अगर आज या 2 माह बाद या 3 माह बाद वफाकी हुकूमत घर जाती है, तो वो नई हुकूमत के लिए क्या कुछ छोड़ के जाएगी जो माजी की हुकूमत से आप बेहतर छोड़ के जाएंगे? देखें, एक कम करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के जाएगी, फिस्कल डिसिप्लिन छोड़ के जाएगी, और इकोनॉमी को हम जो स्टेबलाइज करने की, जो हमने मिसाल के तौर पे जो हमने बिजली की कीमतें बढ़ाई, वो 1.5 साल से इन्होंने रीबेसिंग नहीं की हुई थी, वो हमें आके करनी पड़ी। ना करते तो IMF का मुआहदा ना होता। तो वो जो प्राइस इंक्रीज हमें करनी पड़ गई, जो इनकी करनी बनती थी वो हमने की, वो इनको अब नहीं करनी पड़ेगी अगर प्राइसेस जो है वो स्टेबलाइज रहती हैं या इसी रेट के ऊपर रहती हैं। तो बहुत सारी चीजें जहां करंट अकाउंट डेफिसिट हम कम छोड़ के जाएंगे, तो ये एक अच्छी मैक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग हम छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, पाकिस्तान को आगे भी डॉलर्स के इश्यूज रहने। किस तरह रहने? पिछले साल मेरे ख्याल से 16 अरब की आपकी, या 14 से 16 अरब डॉलर की जो है डॉलर में रीपेमेंट थी डेट की। इस साल 22 अरब है, अगले साल 27 अरब होगी डॉलर्स।
तो कहने का मतलब आपको डॉलर्स का क्राइसिस जो है वो कंटिन्यू करेगा। उसके लिए जो इकदाम हम ले रहे हैं, अगर उसके अंदर इनकी कोई सजेशन है कि बेहतर ले लें, हम वो ले लेते हैं। बताएं क्या करें। चले फरूख सलीम साहब, कोई बेहतर इकदाम क्या हो सकते हैं? बेहतर इकदाम क्या हो सकते हैं जब सरमायाकार ये सोच रहे हो? छक्के ना मारें। ठीक है, फरूख सलीम साहब की राय ले लेता हूं मैं। फरूख सलीम साहब, बेहतर इकदाम क्या हो सकते हैं जिससे बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार करें? ये सिर्फ बयानात तक महदूद ना हो, अमली इकदाम भी हमें देखने को मिले। जी यासिर साहब, असल सवाल यही है कि क्या इकदाम लिए जा सकते हैं। इससे पहले आपने जो बीमारी की जड़ें हैं उसका भी जिक्र किया। देखिए 2018 में जो मईशत पीटीआई को मिली थी और 2022 में वो जो छोड़ के जा रहे हैं, उसमें बड़ा जमीन और आसमान का फर्क है। 2-3 इशारे तो भी बताए गए हैं, जैसे बिजली का जो गर्दिशी करता था वो 2018 में कोई 1100 अरब का था। पीटीआई जब छोड़ के जा रही थी तो वो 2500 अरब पे पहुंच गया था। इसी तरह गैस का खसारा जो था वो 250 अरब का था जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, और जब वो छोड़ के जा रही थी वो 1400 अरब पे पहुंच गया था। जो सबसे बड़ा बोझ पीटीआई की हुकूमत छोड़ के जा रही है वो जा गई थी वो कौमी कर्जा जात है। आप अंदाजा कीजिए कि 1947 से लेके सन 2018 तक जो टोटल कौमी कर्जा था वो 30,000 अरब का था, और 4 सालों में पीटीआई ने उसमें 25,000 अरब, आप सोचिए कि इजाफा कर दिया। फरूख सलीम साहब, तो इन 7 माह में कितना इजाफा हुआ? जी मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी 7 माह में वो आप सोचिए कि 55,000 अरब से कहीं 63,000 अरब पे पहुंच गया। तो कर्जा जात जो हम देख रहे हैं कि जो जड़ें थी बीमारी की, माशी बीमारी की 2 बड़ी जड़ें होती हैं। एक तजारती खसारा कहलाता है जिसके नतीजे में फिर आपको 100 किस्म की और बीमारियां सामने आती हैं, और दूसरी जड़ उसका बजट का खसारा होता है। अगर इन दोनों पे आप गौर करें तो 2022 में अप्रैल में जो पीटीआई की हुकूमत छोड़ के जा रही थी वो कोई 45 अरब डॉलर का पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा था। और जैसे अभी कहा गया कि 5500 अरब का जो 5,500 अरब का जो बजट का खसारा था वो भी पाकिस्तान की माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा था। देखिए इकोनॉमिक पॉलिसीज के जो असरात हैं उनको कुछ वक्त लगता है सामने आने में। अभी जो कुछ हमें नजर आ रहा है उसमें बहुत बड़ा रोल उन पॉलिसीज का है जो आज से 7-8 महीने साल भर पहले बनाई गई थी। अब देखिए कि जो फरवरी 2022 में जब वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम ने ऐलान किया था जो पेट्रोल की सब्सिडी के ऊपर, उसका कितना नुकसान उठाना था, उसका असर क्या हुआ, और जो तिजारती खसारा और करंट अकाउंट का खसारा पीटीआई छोड़ के जा रही थी उसकी मुसीबतें, उसका बोझ अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब आपका असल सवाल जो है कि इसका इलाज क्या है। जी देखिए, आज इसका रिफॉर्म्स में है, इस्लाहात में है, और हमने देखा है कि पिछले कोई 25-30 साल से जितनी भी हुकूमतें आई हैं, चाहे वो PMLN की हो, PTI की हो, पीपल्स पार्टी की हो, इस्लाहात की बात नहीं होती। मैंने देखा पिछले 7-8 महीनों में जो PDM की हुकूमत बैठी है वहां पे भी इस्लाहात की बात नहीं हो रही। ये इसके ऊपर फोकस किया जाता है कि आग लग गई है, आग को किस तरह बुझाना है, डॉलर का क्राइसिस शुरू हो गया है, डॉलर का क्राइसिस किस तरह खत्म करना है। लेकिन जो इस्लाहात हैं, चाहे वो टैक्स के हवाले से हों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के हवाले से हों, चाहे वो जो नुकसान उठाया जा रहा है हमारे पाकिस्तान PIA में, पाकिस्तान स्टील में, रेलवेज में, चाहे वो डीरेगुलेशन के हवाले से हों, वो इस्लाहात की कोई हुकूमत बात नहीं करती है। और जब तक हम इस्लाहात की तरफ नहीं जाएंगे, जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं उनका हल नहीं है। फिर 6 माह बाद फिर से हम डिस्कस करने बैठ जाएंगे। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज जो होती हैं, जिसे हम उर्फे आम में डंग टपाऊ पॉलिसी भी कह लेते हैं, कि अपना वक्त गुजारने के लिए पॉलिसी को चलाया, उसके कुछ असरात देखे और फिर किसी और के लिए छोड़ के चले गए। जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो थी जो आई थी ये नारा लगा के कि इदारों के अंदर इस्लाहात की जाएंगी, नए खत के ऊपर इदारों को इस्तवार किया जाएगा। अभी फरूख सलीम साहब बैठे हैं, बहुत बड़ा तजर्बा है इनका, लेकिन क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस्लाहात की थी उनके नताइज ये हैं, या इस्लाहात आपको करने नहीं दी गई?
देखिए, एक तो ये कि फर्क सलीम साहब न्यूट्रल आदमी है, होना चाहिए, लेकिन है नहीं। देखें, 2-3 बातें उन्होंने की हैं। एक, उन्होंने कहा कि 18 की जो इकोनॉमी थी और 22 की, और उसमें शायद कोई डिटेरियोरेशन हुई थी। और राणा एहसान साहब ने कहा कि असल बात करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमने लिया 19.6 अरब डॉलर पे। 19.6 अरब डॉलर जो है वो हमारे दौर में वो 1.5 अरब पे भी गया, 7 पे भी गया, लेकिन जब छोड़ के हम गए तो 7.6 13 कुछ था। एक बात मतलब हमने वो कम हुआ था, एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने के लिए ट्रेड डेफिसिट कम किया है। ट्रेड डेफिसिट आपने कम किया, लेकिन क्योंकि बेसिक वजह यह है कि आपकी ट्रेड डेफिसिट इसलिए कम किया कि आपने इंपोर्ट नहीं होने दी। इंपोर्ट हमारे दौर में जो बात हुई उन्होंने की, हमारे दौर में मशीनरी, टेक्सटाइल और क्या नाम है इसकी, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग, 3 चीजों की जो मशीनरी की इंपोर्ट हुई 10.5 अरब डॉलर की हुई आखिरी साल में 10.5 अरब डॉलर की हुई। इसका मतलब लॉन्ग टर्म जो जैसे इस्लाहात कहते हैं, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी, वो हमारी थी, इन्होंने वो नहीं होने दी, नहीं किया। दूसरी बात यह कि आज देखें पाकिस्तान में अगर आप रॉ मटेरियल नहीं मंगवा रहे, 2 चीजें होती है बुनियादी जो इंपोर्ट है। एक रॉ मटेरियल है आपका टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल है और कुछ खुराक है, बाकी चीजें हैं, और दूसरा है आपकी एनर्जी भी आपकी 22% कंजम्पशन कम हो गई। वजह यह कि आपके ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे हट गया, नेगेटिव चला गया। सो आपकी अगर एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही, इसका मतलब है कि आपके यहां बिजली कम पैदा हो रही है, या आपका कम पैदा कर रहे हैं और कम कर भी रहे हैं, ठीक है। सो बेसिक जो है कि आपने जो मैं बात इंडस्ट्री के बंद होने की बात कर रहा था या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के रिवर्स होने की बात कर रहा था, वही बात सच्ची है कि जब आप इंडस्ट्री बंद करके आप इंपोर्ट नहीं करेंगे या इंपोर्ट ना करके ये थोड़ी करके इंडस्ट्री बंद कर देंगे तो मुल्क में गुर्बत का राज हो जाएगा। कि जिस तरह 22 लाख लोग बेरोजगार हुए, जिस तरह आप कह लें कि लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए, आप अगर करंट अकाउंट डेफिसिट कम करते, इस तरह करते कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाती या आपकी फॉरेन रेमिटेंस कम हो जाती, बढ़ जाती। हमने फॉरेन रेमिटेंस बढ़ाई थी, हमने हमारा ट्रेड डेफिसिट फर्क साहब देखा 45 अरब डॉलर था। 45 अरब डॉलर था तो हमारे पास 32 या 33 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी, क्या नाम है, फॉरेन रेमिटेंस थी। ठीक, सो फॉरेन रेमिटेंस से हमने उसको कवर किया। लिहाजा फर्क साहब जो बात कर रहे हैं ये गलत बात कर रहे हैं। ये बात इनकी ऑनेस्टी पे या इनके जो क्या नाम है, इसका जवाब तो फरूख साहब से ही लेंगे, लेकिन मुझे इस बात का फरूख साहब जो बात कर रहे हैं इस्लाहात की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं मुझे इस बात का थोड़ा अफसोस हुआ है। मुझे इस बात का अफसोस हुआ है कि एक न्यूट्रल बंदे को न्यूट्रल बात करनी चाहिए, इस तरह नहीं करनी। दूसरी बात आई कर्जे की। कर्जा हम ले रहे थे 14 अरब रुपया रोज का, ये अब है 35 अरब रोज का, 35 अरब का। उन्होंने कर्जे का बड़ा जिक्र किया, बड़ा अजड़ा के बयान किया। फर्क साहब आपकी बोलती बंद हो गई जब उन्होंने पूछा कि इन 7 महीनों में कर्जा कितना है। अब इन 7 महीनों का कर्जा पर डे निकाल लें और हमारे इसका जवाब तो फरूख सलीम साहब एक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो इस वक्त जो बात की जा रही है कि एक तरफ जानिबदार तज्जिया और एक तरफ गैर जानिबदार तज्जिया है, इन तज्जियों के बाद सियासी हालात जो हैं वो क्या बेहतर होंगे? अगर सियासी हालात ही बेहतर होंगे तो माशी सूरत हाल बेहतर देखने को मिलेगी। सियासी हालात में बेहतरी के हवाले से बातचीत होगी। एक ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की इस वक्त सियासी सूरत हाल जो है, ये जो सियासी ऊंट है किस करवट बैठेगा, किस पार्टी के हक में बैठेगा? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये जोम है कि अगर वो असम्बलियों से बाहर निकल जाएंगे तो वफाकी हुकूमत नए इंतखाबात पे मजबूर हो जाएगी। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगाने की बात करती है, वफाकी हुकूमत तहरीक अदम एतमाद लाने की बात करती है। तो इससे मुआशी हिजानी कैफियत कितनी बढ़ेगी, ये भी एक बुनियादी सवाल है। राना एहसान साहब, पहल ये मुतालबा किया जाता था कि अगर आप नए इंतखाबात चाहते हैं तो आपको अपनी असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देने चाहिए, असम्बलियों को डिज़ॉल्व कर देना चाहिए। ये राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी कहा, मरियम नवाज़ साहिबा भी पहल कहा करती थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसकी तरफ माइल होती दिखाई दी तो आप तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर राज पे आन पहुंचे। देखिए, मेरी तो रिकमेंडेशन ये है अपनी पार्टी को कि जहां हमारे पास ये हरबे अवेलेबल हैं, जिस तरह नो कॉन्फिडेंस मोशन या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या गवर्नर राज, हमें इन चीज़ों के पीछे जाना ही नहीं चाहिए और इसको वेलकम करना चाहिए। केपी के अंदर इलेक्शन हो, पंजाब के अंदर इलेक्शन हो और जो बाय इलेक्शंस होने हैं वो हो, वफाक की हुकूमत हमारी है, वो रहेगी और ये सूबाई इलेक्शन हो जाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तो अच्छा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ जो पिछला जो रिजल्ट है उसके अंदर जो इनकी सीटें थीं, जो इनकी जीती हुई सीटें थीं, मिसाल के तौर पे पंजाब में 20 सीटें ये जीते, उसमें से जब दोबारा इसका बाय इलेक्शन हुआ तो 5 हार गए, तो 25% इनकी सीटें हमने गेन की। इसी तरह इमरान खान साहब जब खुद 9 सीटों पे जीते तो 2 हार गए, तो वहां भी हमने 20-25% सीटें गेन की।
तो जब ये एक इस लेवल पे इलेक्शन होगा और जो हकायक अब अवाम के पास सामने है कि हकीकी आज़ादी और जो आलमी साजिश है वो एक झूठा बयानिया था, फिर ये जिस तरह के तोशाखाना में करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर मुलव्वस पाए गए हैं, फॉरेन फंडिंग में ये मुलव्वस पाए गए हैं, अभी नैब ने इनकी इंक्वायरी शुरू कर दी है 650 कनाल खा जाने के लिए जो $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग के को माफ करने के जरिए में मिली, तो ये तो बिल्कुल हमारे बेनिफिट में होगा। यानी आप ये समझते हैं कि तो मेरी तो अपनी कुली तार के ऊपर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, सिर्फ इन 2 सूबों में होने चाहिए? बिल्कुल 2 सूबों में ही होंगे ना जी। वफाक में तो हम बैठे हैं, वो तो हम असेंबली डिसॉल्व नहीं करने जा रहे। अगर इलेक्शंस हुए वहां वफाक में बाई इलेक्शंस होंगे और सूबाई इलेक्शंस होंगे, और ठीक है जो हुकूमत बनेगी वो 5 साल का टेन्योर फिर पूरा करेगी। पंजाब इंशाअल्लाह ताला पीडीएम जीतेगी। फरूख सलीम साहब, आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल के अंदर? बहुत से लोग ये राय रखते हैं कि एक सूबाई सतह पे जो इलेक्शन है उस पर भी करोड़ों रुपया खर्च होता है, फिर जो नेशनल असम्बली के मेंबर इलेक्शन लड़ते हैं उस पर भी करोड़ों रुपया खर्च होता है। मजमूई तार के ऊपर क्या पाकिस्तान बार बार इलेक्शन का मुतहम्मिल है, या एक ही वक्त में इलेक्शन हो जाए तो उसका मुतहम्मिल हो सकता है, या भी इन दोनों सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं है, उसके लिए किसी वक्त का इंतजार करना चाहिए? देखिए यासिर साहब, जो हमारा सेंसस लेटेस्ट पाकिस्तान का सामने आया है उसमें तकरीबन 3.5 करोड़ खानदान बसते हैं इस मुल्क के अंदर। उसमें से अगर आप हिसाब लगाएं तो तकरीबन 1190 खानदान ऐसे हैं जो एमएनए, एमपीए या सेनेट की सीटें जीतते हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक सियासत के साथ है। बाकी आप समझिए कि कोई 3.5 करोड़ खानदान ऐसे हैं जिनका सियासत से नहीं, उनका मईशत से डायरेक्ट ताल्लुक है। हम सारा का सारा फोकस जो है वो सियासत के ऊपर और इलेक्शन के ऊपर कर देते हैं। इस वक्त क्या इलेक्शन के नतीजे में वो जो 3.5 करोड़ खानदान है उनके कोई माशी मुफादात का कोई फायदा पहुंचेगा? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आपने अगर कोई मईशत की बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसकी बुनियाद जो है वो एनर्जी सेक्टर होती है। अब एनर्जी सेक्टर आप देख लीजिए कि बिजली के सेक्टर को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है पीटीआई की हुकूमत के दौरान, गैस के सेक्टर को कितना नुकसान पहुंचा है पीटीआई की हुकूमत के दौरान। पीएसओ जो पब्लिक सेक्टर का एक इदारा है, उसका जो कर्जा था वो आप सोचिए कि कहां से वो कोई 250 अरब से कहीं 1000 अरब पे अब पहुंच गया। अब प्रॉब्लम ये बनती है कि पीटीआई के अंदर मुझे जो बीमारी नजर आती है वो ये समझ रहे हैं कि अगर मुल्क में इंतशार फैलेगा, अगर मुल्क में खाना जंगी होगी तो शायद ये उनके सियासी मुफाद में है। वो ये नहीं देखते कि मुल्क का माशी मुफाद क्या हो। अगर कोई सच उनके सामने रखते तो फिर वो आपको न्यूट्रल और आपको जानवर और आपको पता नहीं क्या क्या गालम गलोच शुरू कर देते हैं। ठीक है फरूख सलीम साहब, इस पर मैं राय ले लेता हूँ, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला है। जमशेद इकबाल चीमा साहब एक तो राय रख रहे हैं फरूख सलीम साहब के ज़्यादा ख़ानदान ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक सियासत के साथ नहीं होता, मईशत के साथ होता है, उन्हें क्या फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह कि क्या अब आप उसी तहरीक की तरह जिसे तूल दिया था वफाकी हुकूमत को थकाएंगे ये पंजाब वाले मामले के ऊपर या खैबर पख्तूनख्वा वाले मामले के ऊपर, या जल्द ही असम्बलियों से निकल जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो बात उन्होंने की है कि पहले बात कर रहे दोनों साहिबान कर रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इसलिए मुझे खराब हुई। अब इलेक्शन अगर हो जाता है तो दिस इज द वे फॉरवर्ड, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो ये वे फॉरवर्ड, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो ये वे फॉरवर्ड है और इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। इससे इधर इधर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आनी कि आज सूबों का इलेक्शन हो, 6 महीने बाद 8 महीने बाद कौमी असम्बली का इलेक्शन हो और हर वक्त एक चल रही हो, मुखासमत चल रही हो। इस बात के होते हुए भी अगली जो बात उन्होंने की वो बिल्कुल ही मतलब माशाल्लाह सफेद ही झूठ बोल दिया। देखें, 40,000 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी है और पैदा हो रही है 16,000, 14,000, 13,000 से लेके 19-20 पे पैदा हो रही है। अब आप कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। ये कैपेसिटी चार्जेस, ये बिजली के जो यूनिट लगे थे किसने लगाए थे और कितने महंगे लगाए थे और डॉलर में उनकी पेमेंट थी, इसका जिम्मेदार कौन है? फरूख सलीम साहब को वो नजर नहीं आता, या आंखें खराब है, कोई खराब है, हम नजर आते हैं। भाई बिजली का बेड़ा गर्क किया था। जहां आज आप बैठे हैं आप नाराज हो गए किसी वजह से, हमसे मुझे पता है किस बात से नाराज हुए। लेकिन दूसरी बात इसमें यह है, बात हुई गैस की।
गैस में तो मैं खुद लिखता रहा हूं भाई, मैं कि गैस में क्या क्या कितना ये सुई सदरन कितने लास्ट में थी और सुई नार्दर्न कितने लास्ट में थी, पहले लास्ट में थी। और तीसरी बात जो है कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी मैं बात कर रहा हूं, देखें बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। हमारे दौर में ये सारी दुनिया में ग्रोथ गिनी जाती है। ये मुस्लिम लीग नून कई साल इसका लेती रही क्रेडिट के 6.1% ग्रोथ हुई इनकी। हमने मैक्सिमम ग्रोथ की है, हमने ग्रोथ की है, 2 साल ज्यादा ग्रोथ की है, 21 में भी की है, 22 में भी की है। आज आप कहते हैं इसका फायदा, इसका मतलब भी कोई नहीं है। सो बेसिकली ये जो जब आपकी नेगेटिव ग्रोथ हो गई, जब आपने लोगों को सैलाब में डुबो दिया, जब आपने इंडस्ट्री बंद कर दी और आप बन गए मामे बन गए जनाब इसकी इकोनॉमी के कि जी बड़े, हाँ आप ठीक कर रहे हैं, मुल्क बचा रहे हैं, इकोनॉमी बचा रहे हैं। भाई आप तो डुबो रहे हैं, बाकायदा डुबो दिया आपने। आपके पास आज मियां शहबाज शरीफ गए हैं तो जितने तुर्क मिले उन्होंने कहा हमारी कंपनियों को पैसे नहीं आ रहे, आप चाइनीज कंपनियों को पैसे नहीं दे रहे, आप प्रैक्टिकली डिफॉल्ट कर गए। प्रैक्टिकली डिफॉल्ट करने वाले कितनी डिटाई से, कितनी दिलेरी से, कितने कॉन्फिडेंस से आके यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई पीटीआई अब वो मौका है कि एक दूसरे को बात करने की बजाय अब बेहतरीन इक़दामात होने चाहिए। इलेक्शन अगर करवाने, इलेक्शन खुली तार पे हो जाए, अगर नहीं करवाने तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हुकूमत का साथ देना चाहिए, या फिर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुतालिबा मान ले और इलेक्शन करवा दे, हालात बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, राना एहसान अफजल साहब और जमशेद इकबाल चीमा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।